नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। ये हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में रिवीजन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे चैप्टर की एक फर्स्ट पार्ट के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटा हिस्सा हम तैयार करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में है, तो मैं जैसे जैसे आपके सामने स्लाइड आती है आपको सॉल्व भी करना है, ताकि आपको अलग से प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ना बैठना पड़े। आपके कमजोरियां आपको पता चल जाए और आपको क्या पढ़ना है ये पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली साइट है हमारी अम्ल। अम्ल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन है। तो एक पॉज लेती हूँ मैं और आप जल्दी जल्दी इन 8 पॉइंट्स को पढ़िए और अपने दिमाग में तैयार करिए आंसर्स को। आप एक नोटबुक लेकर उस पर लिख भी सकते हैं, ताकि आप लास्ट में काउंट कर ले कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सही के लिए आप 1 नंबर दे सकते हैं और गलत के लिए आप गोला लगाकर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। तो मैं एक छोटा सा पॉज लेती हूँ, आप जल्दी से सारे पॉइंट्स पढ़िए और नोट डाउन करिए आंसर्स को। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनके आंसर्स क्या हैं और क्यों हैं। मेरा ख्याल है कि आपने मार्क किया होगा, कम से कम आपने पढ़ के क्लिक जरूर हो गए होंगे आंसर आपको। तो आइए अब आप अपने आंसर्स को मैच करिए। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो जब मैं पढ़ रही हूँ तब भी आप आंसर लिख सकते हैं, और मार्किंग तो बाद में भी की जा सकती है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, क्लिक जरूर होगा अगर आपने पढ़ा है तो। रिवाइज कर लेते हैं, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो अब तैयारी हो जाएगी। अम्ल जल में घुलने पर डैश आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसे हम H+ की तरह लिखते हैं। तो अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह आपने अरिहनियस की अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ी होगी, वहीं से आता है ये ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अम्ल स्वाद में डैश होते हैं। तो हमने अभी तक कई चीजें खाई हैं और हमने पता किया है कि स्वाद किस किस तरह के होते हैं। मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसेला, यही स्वाद होते हैं। इनमें से ही अम्ल क्षार के चैप्टर में हमने 2 स्वाद पढ़े हैं। उसमें से अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हम खाते हैं रोज नींबू, दही, संतरा, ये सब खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। तो अब आप याद रखेंगे, अपनी दैनिक जीवन में जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अम्ल भी है और वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से डैश होता है। हमें पीएच पैमाना पता है, 1 से लेके 14 नंबर तक पीएच मान होते हैं पीएच पैमाने पर। उसमें 7 से कम वाला जो पीएच है वो अम्ल का माना जाता है। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अम्ल डैश लिटमस पेपर को डैश कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है या लाल को नीला करता है। हम अम्ल और क्षार के लिटमस पेपर टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने अम्ल को जो एसिड इंग्लिश में कहा जाता है वहां से उसका पहला लेटर ए ले लिया है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो नीले को इंग्लिश में ब्लू बोला जाता है, वहां से मैंने बी को लिया है। और लाल के लिए रेड, वहां से पहला लेटर आर। सभी के पहले पहले लेटर ले लिए हैं और एक 3 लेटर कोड बनाया है, ए बी आर। सभी कैपिटल में लिखेंगे आप,
ABR, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो 3 लेटर कोड याद रखें, ABR एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और क्षार का टेस्ट भी आसानी से लिख पाएंगे। नींबू और संतरे में अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरे में। नेक्स्ट, नेटल पादप और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल पादप जो है और चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव पहले भी एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, फिर आने की संभावना है, इसलिए आप याद करेंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला पॉइंट है अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो अशुद्ध जल या शुद्ध जल या उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। उदासीन का मतलब है वो न तो अम्ल है न ही क्षार के गुण प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वो उदासीन है। तो ऐसा पीएच होता है पीएच 7, जो आपके पीएच पैमाने पर एकदम बीच में आप देखते हैं 7 नंबर, वो शुद्ध जल का पीएच है। तो अभी तक आपने जितने पढ़े हैं उसमें से कितने सही हैं आप काउंट करेंगे। अब हम अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम क्षार के बारे में कुछ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्षार, आपको फिर वही करना है जो आपने पहले किया। एक बार आप रीड करिए और जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को मार्क करिए। मैं एक छोटा सा पॉज लेती हूँ, तब तक आप अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। उम्मीद है कि आपने कुछ आंसर्स मार्क किए होंगे, और जो मार्क नहीं किए जब मैं पढ़ती हूँ तब आप मार्क करिए। आइए शुरू करते हैं। क्षार जल में घुलने पर डैश आयन देते हैं। अभी हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, वो कौन से आयन देते हैं और क्षार कौन से आयन देते हैं। तो इस चैप्टर में आपने 2 ही पढ़े होंगे अम्ल क्षार की परिभाषा में, तो याद आ रहा होगा आपको। क्षार जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जिसको हम OH नेगेटिव की तरह दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट, क्षार डैश लिटमस पेपर को डैश कर देता है। अभी मैंने आपको अम्ल का लिटमस पेपर टेस्ट सिखाया ट्रिक से, 3 लेटर कोड से, ABR। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्षार की लिटमस पेपर टेस्ट लिखनी हो तो क्या करेंगे? उल्टा कर दीजिए, नीले की जगह लाल और लाल की जगह नीला। तो एसिड ब्लू को रेड करता है और क्षार रेड को ब्लू कर देता है। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर आपने सिर्फ अम्ल का लिटमस पेपर टेस्ट याद कर लिया तो आपको क्षार का भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी क्षार का पीएच मान 11 है तो वह एक डैश क्षार है, प्रबल है या दुर्बल है? तो बिल्कुल ये एक प्रबल क्षार है। जो 7 से हम 14 की तरफ बढ़ते हैं पीएच पैमाने पर, तो जो नंबर्स 14 के पास हैं वो प्रबल क्षार को दर्शाते हैं, और जो नंबर्स 7 के पास में हैं वो यानी कि 8, 9 ये सब दुर्बल क्षार को दर्शाते हैं। तो जिस क्षार का मान 11 होगा ऑफ कोर्स वो एक प्रबल क्षार होगा। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक डैश क्षार है और यह एक डैश की तरह उपयोग किया जाता है। यह एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, क्षार की जगह सारे प्रिंट हो गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है और यह एक एंटासिड की तरह उपयोग किया जाता है। एंटासिड मतलब एंटी एसिड प्रॉपर्टीज जिसमें हो, मतलब जो एसिड के यानी कि अम्ल के इफेक्ट को खत्म कर सके। तो जब आपको एसिडिटी होती है तो आप बेकिंग सोडा, खाने का सोडा यूज करते हैं ना, वो क्या है? वही तो है सोडियम कार्बोनेट। उसी को हम एंटासिड बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड के
प्रभाव को खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा ये आपको अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। धावन सोडा एक क्षार है। अगर आपने अपने लैब में लिटमस पेपर टेस्ट लगाया हो डिटर्जेंट का तो आपको पता होगा कि धावन सोडा एक क्षार है। ये एक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट, यदि किसी क्षार को अम्ल में मिलाया जाए तो डैश और डैश बनता है और यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो अभी क्या बनता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की और मैंने कहा कि ये आपके एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा, उसकी वजह है जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो लवण और जल बनते हैं और लवण की प्रकृति कुछ उदासीन होती है। मतलब लवण का पीएच लगभग 7 के आसपास होगा। तो जब आपको एसिडिटी होती है तो आपके पेट में, स्टमक में आपके एसिड बन रहा है और आपने ऊपर से बेस यानी कि क्षार डाल दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक क्षार की तरह काम करता है, उसको डाला है तो वो आपके स्टमक में एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इसीलिए आपकी एसिडिटी शांत हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, लवण बन रहा है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। पीएच इसके 7 के आसपास होता है लवण का। कुछ और भी आप आगे अम्लीय लवण और क्षारीय लवण पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप वो नहीं पढ़ रहे हैं तब तक ये बेसिक आप समझिए कि लवण की प्रकृति उदासीन होती है। पीएच लगभग 7 के आसपास होता है, इसीलिए प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं कि तो अभी तक आपने तो जोड़ी को लगा लिया होगा, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन जिनकी नहीं चल रही है उनकी भी इस वीडियो के बाद तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि विरंजक मतलब जो रंग को हटा दे, किसी चीज के रंग को हटाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बहुत यूज होता है। पहले कलर और फिर उसको हटाने के लिए कलर, जो कलर हटाने के लिए यूज किया जाएगा वो क्या है, आपका विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा। तो आपके जीन्स जो आजकल आते हैं जिनमें कहीं पे कलर होता है कहीं नहीं, वहां पे तो ये बहुत यूजफुल है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे उपयोग तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कोई फार्मूला होगा। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला अगर आपको याद हो तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है, CaOCl2 इसका सूत्र है। तो पहला वाला जो विरंजक चूर्ण है उसका आंसर है जी। अब दूसरा देखते हैं हम, कठोर जल। जल की कठोरता होती है कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के कारण, और उसको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का। तो कठोर जल की कठोरता को हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, साधारण नमक। बहुत ही अच्छा नाम है सोडियम क्लोराइड। देखिए एकदम सामने लिखा है, तो कभी कभी ऐसे एकदम सामने भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो कभी कभी सामने आंसर हो तो कहीं डाउट नहीं करना कि मैंने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है क्या, मुझे गलत याद आ रहा है क्या। कभी कभी सामने भी आंसर सही आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये सब बने होते हैं एक ही चीज से। रासायनिक रूप से ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको अगर वर्ड्स में लिखा हुआ नहीं मिले तो ये सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca मीन्स कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट के लिए लिखा गया है। तो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया सब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो यहाँ नहीं है, लेकिन उपयोग लिखा है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है मूर्ति निर्माण में। मूर्ति निर्माण का काम क्या है? अभी आपने देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली मूर्तियां, अभी गणपति आकर गए हैं, अभी दुर्गा जी की मूर्तियां आई हैं, तो सब किससे बनती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसके अलावा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाया जाता है पक्का वाला, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। देखिए, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। जब हड्डी टूट गई है तो क्या बोलते हैं? प्लास्टर लगाना पड़ेगा। प्लास्टर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम याद आसानी से होगा और उपयोग भी, और सूत्र भी अभी थोड़ी देर में याद करेंगे आप बहुत अच्छे से। अभी देखते हैं। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट और 2H2O। इसमें 2H2O क्रिस्टलीय जल है जो कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर इस कॉपर सल्फेट को हम गर्म कर दें, जिप्सम को गर्म कर दें, तो जो बनेगा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसमें से गर्म करने के बाद जल का अणु निकल जाएगा। यहाँ 2 जल के अणु आपको जिप्सम में दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आधा जल का अणु आपको मिलेगा, और सूत्र में सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह 1/2 हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाएगा और नाम होगा कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र है CuSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CuSO4 1/2H2O। आगे देखते हैं उदासीन विलयन का pH कितना होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बात की थी तो हम बात कर रहे थे pH पैमाने की, और वहां पे हमने देखा था कि जिसका pH 7 होता है, उदासीन विलयन या फिर शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वो सब pH क्या कहलाते हैं? pH 7 शो करते हैं pH स्केल पे। तो जिनका भी pH 7 है वो सब उदासीन कहे जाते हैं। तो सही जोड़ी में आपने कितना सही किया? अम्ल क्षार के रिक्त स्थान में आपने कितना सही किया? सबकी मार्किंग एक साथ कीजिए और काउंट कीजिए कि आज आपने कितने आंसर सही किए और कितने गलत किए। अगर आपके 80 से 90% तक सही आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा वक्त है, आप पढ़ेंगे दोबारा और सीखेंगे। ये सारी स्लाइड्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, साथ ही में उत्तरमाला भी आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन पहले आप अपनी खुद की तैयारी के अनुसार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जब आप आंसर्स को चेक करेंगे तभी इस उत्तरमाला का इस्तेमाल करें। ये पूरा वीडियो MP बोर्ड के एग्जाम्स के लिए है खास तौर से, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे अम्ल क्षार और लवण का कॉन्सेप्ट है, वहाँ ये उपयोगी है। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और कॉन्सेप्ट को इजी बना के लर्न करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।